हेलो डियर पेरेंट्स। क्या आपका बच्चा पढ़ाई को लेके कुछ फंसी है? उसको कुछ स्पेलिंग फॉर्मेशन में तकलीफ हो रही है, या फिर रीडिंग में तकलीफ हो रही है, या फिर राइटिंग में कुछ तकलीफ हो रही है? क्या वो अपने कैलकुलेशंस को लेके, नंबर्स को लेके कुछ उलझन में चल रहा है? क्या आपको ऐसा फीलिंग आने लगा है कि आपका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, या उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, या जैसे ही पढ़ाई का नाम आने लगता है तो वो कतराने लगता है? ऐसा अगर कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना 3 से 5 साल तक की एज में नहीं, लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स 7 साल के ऊपर भी परसिस्ट हो रहे हैं, तो ही हम उसको लेबल करेंगे कि उसको कुछ डिफ़िकल्टी है लर्निंग में, और उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉज के ऊपर से, एक है साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चा अगर किसी वजह से पढ़ाई को लेके डर रहा है, या स्ट्रेस में है, या उसको लेके टेंशन होती है उसको, या कुछ चीज़ पास्ट में ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो फियर क्रिएट हुआ है पढ़ाई के लिए, या वो बच्चा अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर लेज़ी है अपना बच्चा पढ़ाई को लेके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ है उसके, और काफ़ी दिन वो स्कूल में एब्सेंट रहता है, और बाद में जब वो स्कूल अटेंड करना शुरू करता है तो वो अपनी पढ़ाई से कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर ऐसा कुछ आप है तो ये साइकोलॉजिकल रीजंस है। और सेकंड है स्लो लर्नर्स पैटर्न। स्लो लर्नर्स है जिसको जो ऑटिस्टिक बच्चों में वगैरह दिखता है, उसको एक अलग तरीके से हमको हैंडल करना पड़ता है। और थर्ड है कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ में कुछ मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होने की वजह से, या फिर कुछ ब्रेन में प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होने की वजह से कुछ एरियाज में बच्चे को कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आने लगती है। तो ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कम से कम 5 या 7 टाइप्स की है, लेकिन मेनली हम डील करेंगे अपनी 3 टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से, जिसमें सबसे फर्स्ट है डिसलेक्सिया। हमने तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी हुई है, जिसमें ईशान अवस्थी को हमने देखा हुआ है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब डिसलेक्सिया का वो शिकार है उसका किरदार। तो हम ऑलरेडी उसके सिम्टम्स जानते हैं, जिसमें उसको शायद अक्षरों की पहचान नहीं होती, अल्फ़ाबेट्स में बहुत जंबल होता है। अल्फ़ाबेट्स जो मिरर इमेज रखते हैं, जैसे बी और डी है, या एम और डब्ल्यू है, इसमें उसको कन्फ्यूजन होता है। सेम टाइप के वर्ड्स हैं जैसे लाइफ और फेल्ट, या फिर सॉ और सॉ या वॉज, ऐसे दो सेम स्पेलिंग्स है उल्टे पुल्टे होके, तो उसको समझने में दिक्कत जाती है। कोई बड़ा स्पेलिंग आप उसको रीड करने के लिए दे दीजिए, तो वो पूरा प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि उसको साउंड, अल्फ़ाबेट के साउंड्स आइडेंटिफाई नहीं होते जो फोनिक्स हम बचपन में सीखते हैं। तो और उसको अगर स्पेलिंग पढ़ना भी है तो उसको ब्रेक करके उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ है। और जैसे रीडिंग स्किल उसका डेवलप्ड नहीं होता है, और रीडिंग जिस अगर हमको नहीं स्किल हमारा डेवलप्ड नहीं है, तो हमको राइटिंग में भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। और डिसग्राफिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसमें बच्चे को लिखने में परेशानी होती है। उसके वर्ड्स जो लिखता है पेज के ऊपर, उसको लाइन से अपने अल्फ़ाबेट्स का प्रोपोर्शन ठीक से समझ में नहीं आता। कुछ वर्ड्स बड़े लिखेगा, कुछ अल्फ़ाबेट्स छोटे लिखेगा, ऊपर नीचे लिखेगा, कैपिटल स्मॉल कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप उसका हैंडराइटिंग देखोगे तो शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे कि वो क्या लिखना चाह रहा है। और ऐसे भी है कि एक वर्ड का स्पेलिंग जो है समझ लीजिए टू का स्पेलिंग है, तो पूरे पेज में वो टू का स्पेलिंग अलग अलग लिखेगा, सेम स्पेलिंग कभी नहीं, जैसे उसको साउंड फील होता है उस तरीके से वो मैनिपुलेट करके लिखता है। और डिसकैलकुले
डिसकैलकुलिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को नंबर्स से परेशानी है, नंबर में जम्बलिंग होता है, कैलकुलेशंस में जम्बलिंग होता है और वो अपनी मैथ्स ठीक से नहीं कर पाता। तो ये रहे 3 टाइप के मेनली है, और 100 में से 5 बच्चे अगर स्कूल में है क्लास में, 100 में से 5 बच्चे इस डिसेबिलिटी का शिकार है। तो बड़े कॉमनली सीन है। इसकी कॉजेज बर्थ के टाइम पे कुछ मदर को इश्यूज हो या कुछ ड्रग्स लिए गए हो जिसकी वजह से थोड़ा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, तो ये हो सकता है, या हेरिडिटी कॉज भी हो सकता है। तो कॉज एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन प्रोबेबली ये कॉजेज कहे जाते हैं कि हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ये सारे सिम्टम्स 7 साल के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 101% उसको एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास लेके जाके उसका टेस्टिंग करवा के आप जान लीजिए कि उसको किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है। और एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, हिंदी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, सिविक्स, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों को कि इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे, जबकि बेसिक ही हम रीडिंग या राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अपनी एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसी है कि शायद एक स्कूल में 4 जन एडमिशन ले रहे हैं, एक क्रोकोडाइल है, एक स्क्विरल है, एक पैरट है और एक ईगल है। ये 4 बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो इनको बोला जाता है कि आपको स्विमिंग भी करना है, फ्लाइंग भी करना है और रनिंग भी करना है। अगर क्रोकोडाइल से बात की जाए तो क्रोकोडाइल क्या बोलेगा, हाँ मैं स्विमिंग तो कर लूँगा, रनिंग भी शायद थोड़ा बहुत कर लूँगा, लेकिन फ्लाइंग इम्पॉसिबल, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। फिर स्क्विरल से अगर हम बात करेंगे तो वो बोलेगा रनिंग तो मैं किसी हद तक भी कर लूँ, जहाँ मुझे भगवाओगे मैं वहाँ भाग के आ जाऊँ, लेकिन फ्लाइंग और स्विमिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। और पैरेट बेचारा एजुकेशन के केज में बंद होके ये भी एक दिन भूल जाता है कि उसको फ्लाइंग आता है, और वो फ्लाई करना भी भूल जाता है। ईगल एक ऐसा बच्चा है जो जानता है कि उसकी खूबी क्या है। अगर उससे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आप ये सारी खूबियाँ लेके आपको स्कूल में पढ़ना है, तो फिर भी वो एक उसका स्टैंड रहेगा कि मुझे स्विमिंग आने का तो सवाल ही नहीं है, रनिंग तो बिल्कुल ही नहीं, और फ्लाइंग है, फ्लाइंग तो मैं इतने अच्छे से कर लूँ कि मैं आसमान छू लूँ। तो इस तरीके से उसको अपना स्ट्रेंथ पता है और वो उसी पे काम करने की कोशिश करेगा और उसमें ही वो प्रॉस्पर करेगा। उसको ये भी स्टैंड है कि उसके लेसन्स लाइफ उसको सिखाने वाला है, और उसकी मम्मी उसकी पहली गुरु है। जैसे ही बेबी ईगल बॉर्न होता है तो मदर ईगल क्या करता है, उसको दूर ऊपर आसमान में लेके जाता है और ऊपर से उसको छोड़ देता है। बेबी ईगल को ऐसे लगने लगता है बाप रे अब ये क्या हो गया, मुझे तो मम्मी ने छोड़ दिया है और मैं नीचे 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 जाके शायद नीचे जो रॉक्स है उसके ऊपर गिर जाऊंगा, मुझे इंजरी हो जाएगी, या हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं। बट जैसे और नीचे 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 आने लगता है तो उसको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि उसके पंखों में बल है। पंख जैसे ही वो थोड़ा फ्लैप करने लगता है तो उसको उड़ना आ जाता है। जैसे ही उसको उड़ना आता है उसको बड़ी खुशी होती है, वो जोर से चिल्ला के मम्मी को, अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे उड़ना आ गया है, माँ मुझे उड़ना आ गया है। इस तरीके से हमारी मम्मी हमारी पहली गुरु होती है। जापान में एजुकेशन स्टाइल ऐसा है कि 7 to 8 इयर्स जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको अपना इंटरेस्ट ढूंढने को बताया जाता है, और वो जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हाँ हमारा स्ट्रेंथ क्या है,
उनको उसी में ट्रेन किया जाता है और आगे चल के वो उसी में एक प्रोफेशन बनाते हैं। वहाँ का बिलीव सिस्टम ऐसा है कि आपका प्रोफेशन होना चाहिए आपका पैशन। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन है तो आप इतने इंटरेस्ट से वो काम करोगे कि 101% आप हैप्पीनेस से सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे। इसीलिए जापान में सक्सेस रेट हाई है और लोगों में वहाँ पर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो एक सक्सेसफुल देश कहलाता है। हम अपने बच्चे को कम इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे। हाँ, हमारा बच्चा एज इंटेलिजेंट एज अदर बच्चे है। अगर हम उसका आईक्यू टेस्ट करवाएंगे तो 100% अपने को पता चलेगा कि इसका आईक्यू टेस्ट नॉर्मल स्कोर दे रहा है या हो सकता है कि अबव नॉर्मल भी स्कोर आए उसको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको बचपन में लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन जैसे अपने पैशन को उन्होंने फॉलो किया वो सक्सेसफुल हुए। फॉर एग्जाम्पल है टॉम क्रूज जो एक्शन हीरो है बॉलीवुड का, उसको कौन नहीं जानता। सेकंड है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट बने बड़े होकर। थर्ड है वॉल्टर डिस्ने जिन्होंने एनिमेशन के वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम किया। मिकी और डोनाल्ड के कैरेक्टर्स कौन नहीं जानता, हमने बचपन से उनके कार्टून फिल्म्स देखे हुए हैं। लियोनार्डो डा विंसी है जो पेंटर जिसकी एक पेंटिंग बड़ी फेमस हुई थी मोनालिसा की, वो भी हम सब जानते हैं। तो ऐसे ये चार ही एग्जाम्पल्स मैंने कोट किए हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है जो डिसलेक्सिया के शिकार थे, लेकिन जब उन्होंने अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किया, अपनी एबिलिटी को पहचाना, वो आगे चल के इतने सक्सेसफुल कहलाए कि वो वर्ल्ड फेमस हो गए। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअली अपना जो एजुकेशन सिस्टम है इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अपने बच्चों को हर कोई सोचता है कि अपना बच्चा एकेडमिक्स में प्रॉस्पर हो, लेकिन हम अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करेंगे। इसके लिए जितना उसकी पॉसिबल रिच है उतने लेवल तक हम उसको ट्रेन करेंगे। उसको कभी भी ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते, तुम लेजी हो, तुम्हारा ऐसे है, तुम बुद्धू हो, ये सारी चीज़ें कभी भी उसको नहीं बोलेंगे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। उल्टा जो चीज़ वो अच्छा करता है उसके लिए उसको प्रेज करेंगे। इस तरीके से वो मोटिवेट होगा। एक प्रोफेशनल के पास जाके आप उसको आइडेंटिफाई करो उसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। जैसे 3 लर्निंग स्टाइल्स हम जानते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। इनमें से जो भी लर्निंग स्टाइल उसका है उसको अपना के उसको यूज़ करके आप उसको ट्रेन कर सकते हो। और आजकल इतनी फैसिलिटी है, अगर हम एक लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं तो हमको स्कूल में अपना ओरल असेसमेंट हो सकता है, या फिर हम लोग प्रिंट आउट्स लेके उसका होमवर्क वगैरह उसकी कॉपी में स्टिक कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स भी वो इस तरीके से लिख सकता है, कंप्यूटर को यूज़ करके टाइपिंग करके वो एग्ज़ाम्स लिख सकता है। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसको मिल जाएगी। और हम टीचर टीचर के साथ, एक स्पेशल एजुकेटर के साथ, और एक मम्मी जो मदर टीचर बन सकती है अपने बच्चों की, हम सारे एक साथ मिल के अपने बच्चे को एक्सप्लोर करके उसको इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हो लाइफ में। उसका स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, ड्राइंग में है, आर्ट में है, या स्पोर्ट्स में है, हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको उसमें फोकस कर उसके ट्रेनिंग में फोकस करने देंगे। पढ़ाई के अलावा वो अपने बाकी हॉबीज़ जो है उसमें अगर वो करेगा तो उसमें ही वो करियर बना पाएगा और आगे चल के सक्सेसफुल भी हो जाएगा उसी में। और इस तरीके से हम हाथ में हाथ मिला के पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर और टीचर्स मिलके हम इन बच्चों को ऊपर ला सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बना सकते हैं और उनको एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू।